हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज ज्योति हियर। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से जो लोग बीएड कर रहे हैं, तो जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है अभी, जो 2022-24 सेशन वाले हैं, एंड सॉरी फॉर हिचकी। तो अभी उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो उसी की मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये फर्स्ट वीडियो होगी मेरी, और होप कि मुझे इस पे लगेगा कि व्यूज़ आ रहे हैं और आप लोग इसको देख रहे हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो जैसा भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगी आपको, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी एग्जाम टाइम में। तो आपका जो A1 है, जो आपका सब्जेक्ट कोड है, उसमें 2017 से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है साइट पे, मैंने वहीं से निकाले हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, पार्ट 1 में, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और चारों क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पूर्व बाल्यावस्था है, उसकी हमें 5 विशेषताएँ बतानी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानव, हम जब एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मानव विकास की अवस्थाएँ लिखेंगे, उनका जीवन अवधि है जो वो बताएँगे कब से कब तक होती है। देन उसके बाद हम लोग आंसर लिखेंगे कि 5 पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएँ। इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, और जब आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे तो फिर वो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, आप लोग लिख सकते हो। और ये वीडियो आप एज़ अ रिवीज़न इसको ले सकते हो। तो इसमें है कि मनुष्य के संपूर्ण विकास काल को, सॉरी फॉर हिचकी, को कई अवस्थाओं में बाँटा गया है। देखिए, एक जो बच्चा जब पैदा होता है, जैसे-जैसे वो बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी जो एज होती है, उसको काफ़ी अलग-अलग स्टेजेस में, अवस्थाओं में बाँटा गया है। तो वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भकाल और परिपक्वता के बीच की प्रत्येक अवस्था में कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके कारण एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न दिखाई पड़ने लगती है। देखो, इसका मतलब ये है, गर्भकाल से मतलब जब जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, और जब परिपक्वता आती है, जब बच्चा मैच्योर होता है। मैच्योर की एज मतलब बेसिकली वैसे उसके बाद किशोरावस्था के बाद मानी जाती है। तो गर्भकाल से लेकर परिपक्वता के बीच में जो भी बच्चे की या व्यक्ति की स्टेजेस आती हैं, तो उनमें कुछ अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं, जिससे ह उन विशेषताओं के आधार पर ही हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि ये जो है, ये स्टेज इस वाली स्टेज से अलग है, ठीक है? जैसे शैशवावस्था है, वो बाल्यावस्था से किस प्रकार अलग है, तो दोनों की विशेषताएँ अलग है, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि दोनों में क्या मतलब क्या अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? ठीक है। आगे है, विकासात्मक अवस्थाओं को लेकर मनोवैज्ञानिकों के बीच मतभेद है। ठीक है। देखो, ये ना सच में मतभेद रहता है कि कितनी एज को हम किस स्टेज पे मानें। तो ये आगे एक चार्ट दिया हुआ है, आप लोग इसी को मान सकते हो। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने दिया, किसी ने 5 पार्ट में बाँटा, किसी ने 4 में, किसी ने 12 में, इस तरीके से। तो ये वाली जो अवस्थाएँ हैं, ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हैं। तो आप लोग आंसर को इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, तो आपके मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेज़ है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएँ, कोई 5 विशेषताएँ बताइए। तो पहले तो आप लोग यही बताएँगे ना कि मतलब अवस्थाएँ क्या होती हैं, ठीक है? तो गर्भकालीन अवस्था, ठीक है? तो ये होती है गर्भदान से लेकर जन्म तक, ठीक है? जिसे हम गर्भावस्था बोलते हैं। जब तक बच्चा पेट में होता है और जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, उसको हम गर्भावस्था बोलते हैं, ये जन्म तक की होती है। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेज जो है, वो है शिशुकाल, या जिसे हम शैशवावस्था बोलते हैं। ये होती है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। तो अभी जो आपकी उत्तराखंड की बुक है, उसमें 3 वर्ष तक दिया है, और जो मैंने खुद के अपने पर्सनली नोट्स पढ़े हैं और जो मैंने डाइट में पढ़ा था, तो उसमें 2 वर्ष तक है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि मतभेद है, बट आपकी बुक में यही दिया हुआ है, तो आप लोग इसी को लेकर चलिए। उसके बाद है बाल्यकाल या बाल्यावस्था। इसके भी 2 पार्ट हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो ये होती है 3 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक, 4 वर्ष से 6 वर्ष यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, और 7 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है? और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें ये एज पूछ ली जाती है, पूर्व बाल्यावस्था की एज या उत्तर बाल्यावस्था की एज, तो ये भी आपको याद करने की आवश्यकता है। उसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष तक मानी गई है। उसके बाद में युवा अवस्था है, वो 20 से 25 वर्ष तक। फिर प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था 26 से 60 वर्ष तक, और उसके बाद वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था होती है, और इस अवस्था को 60 वर्ष के बाद तक माना गया है, ठीक है? 60 वर्ष के बाद। अब हम बात करते हैं पूर्व पूर्व बाल्यावस्था। तो देखो, इसे प्राक स्कूल अवस्था भी कहते हैं, ठीक है? प्री स्कूलिंग स्टेज भी कहते हैं इस अवस्था को। इस अवस्था में बच्चों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, भाषा विकास, अवगमनात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास तथा सांवेगिक विकास होता देखा गया है। तो इसमें बच्चे में अलग-अलग तरीके के विकास होते हैं, और इस अवस्था को प्राक स्कूल अवस्था भी कहते हैं। तो देखो, अवगमात्मक विकास होता है कि बच्चा कुछ जानने की इच्छा रखता है, जानना चाहता है। भाषा विकास, उसमें जो लैंग्वेज की स्किल डेवलप होती है, सीखता है। और हिचकी ज़्यादा ही आ रही है, कभी खाँसी, कभी हिचकी। उसके बाद है शारीरिक विकास होता है बच्चे में, और संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं। बौद्धिक विकास हो गया, और वो सोशली, उसमें सोशल डेवलपमेंट होता है, और सांवेगिक विकास होता देखा गया है इस एज में। उसके बाद है, मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्राक टोली अवस्था भी कहा गया है। ये दोनों ही क्वेश्चन सीटेट में और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्राक टोली अवस्था किसे कहते हैं, या प्राक स्कूल अवस्था किसे कहते हैं, ठीक है? ठीक है? तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्राक टोली अवस्था भी कहा है। इस अवस्था की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। तो 5 पूछी गई हैं, तो आपकी बुक में 5 ही दी हुई हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पहली अवस्था है बाल्यावस्था, एक समस्या अवस्था होती है, ठीक है? तो आप लोग ये हेडिंग हेडिंग याद कर लेना, और इसके अंदर क्या लिखना है उसको समझ लो, और फिर एग्ज़ाम में तो फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना है सारा।
तो जो बाल्यावस्था होती है यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, वो एक समस्या की अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस अवस्था में बच्चे एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित कर लेते हैं और स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करने पर अधिक बल डालते हैं। उनको लगता है कि हम मतलब आज़ादी के साथ कोई काम करें। और इसके अलावा इस उम्र के बच्चे अधिक ज़िद्दी होते हैं और झक्की होते हैं, बात नहीं सुनते किसी की भी, और विरोधात्मक होते हैं, निषेधात्मक होते हैं, विरोध करते हैं, निषेध करते हैं और बेकहा होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, किसी की सुनते ही नहीं है, अपनी अपनी चलानी होती है। तो इन व्यवहारात्मक समस्याओं के कारण अधिकतर माता-पिता इस अवस्था को समस्या की अवस्था भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं कि समस्या की अवस्था किसे कहते हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था को समस्या की अवस्था कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन हो चुका है। उसके बाद जो इसकी सेकंड विशेषता है वो है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों की अभिरुचि खिलौनों में अधिक होती है। इस अवस्था में बच्चों में खिलौनों में खेलना जो बच्चे होते हैं पूर्व बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बुर्नर 1975 और हेरोन 1971 एवं काच 1991 ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया है कि इस अवस्था में बच्चे खिलौनों से खेलने की अभिरुचि अधिकतम होती है, और जब बच्चे स्कूल अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं अर्थात वे 6 साल का होने को होते हैं, तो उनकी अभिरुचि समाप्त हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि बच्चों को मतलब खिलौनों में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। और इसके अलावा जब बच्चे स्कूल अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं, जब वो स्कूल में जाने लगते हैं, तो वे जब 6 साल के होने को होते हैं, तो उनका जो खिलौनों में जो रुचि है, वो कम होने लगती है, ठीक है? एक बार मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है? बाल्यावस्था जो हमारी पूरी है, वो 3 से लेके 12 वर्ष तक होती है। पूर्व बाल्यावस्था हमारी है 4 से 6 वर्ष वर्ष तक, ठीक है? तो बच्चे में जो खिलौनों की जो वो रहती है, खिलौने से खेलने के उनका जो इंटरेस्ट होता है, वो होता है 6 साल तक। फिर वो स्कूल में जाने लगते हैं, फिर वो तो फिर बच्चे उनके फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं, तो खिलौनों से फिर उनका मन हटने लगता है, ठीक है? तो ये सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। उसके बाद है थर्ड, पूर्व बाल्यावस्था को शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया गया है। इस अवस्था में शिक्षकों ने प्रास्कूलीय अवस्था कहा है, जो टीचर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये प्राक स्कूलिंग अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को किसी स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए दाखिला नहीं कराया जाता। क्योंकि बच्चा 5 प्लस होता है तभी उसका एडमिशन होता है ना, इससे पहले तो एडमिशन नहीं होता। तो इसलिए टीचर्स ने इसे प्री स्कूलिंग की अवस्था कहा है। और लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं, कुछ संस्थाएँ होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिन्हें प्राक स्कूल कहा जाता है, जिनमें बच्चे को रखकर कुछ अनौपचारिक ढंग से खेल या खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। जैसे अपने ये प्ले स्कूल वगैरह हो गए, उनकी बात हो रही है। उसके बाद है नर्सरी स्कूल, ऐसे स्कूलों के अच्छे उदाहरण है। नर्सरी स्कूल वही जो प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, उसमें इस तरीके से सिखाया जाता है, मतलब अनौपचारिक रूप से, ठीक है? लेकिन कुछ बच्चे ऐसे नर्सरी स्कूल में ना आकर माता-पिता से घर पर ही कुछ शिक्षा पाते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कभी डायरेक्ट फिर स्कूल में जब वो हो जाते हैं 5 प्लस के, तभी एडमिशन लेते हैं, और उससे पहले कभी वो स्कूल में नहीं गए होते, वो घर में ही सब कुछ सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से। और उन बच्चों में मेरा भी एक नाम शामिल है, क्योंकि मैं भी कभी ऐसे मतलब कभी केजी नर्सरी कुछ नहीं किया हुआ, सीधे सेकंड क्लास से एडमिशन लिया था। तो उसके बाद है, शिक्षकों का कहना है कि चाहे बच्चे किसी नर्सरी स्कूल में अनौपचारिक शिक्षा पा रहे हों या घर में माता-पिता द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, वे अपने आप को इस ढंग से तैयार करते हैं कि जब वो स्कूल में जाएँ, तो उन्हें किसी तरीके की कठिनाई ना आए, ठीक है? तो इसको मतलब क्या बोलते हैं, इसको एक प्राक स्कूलिंग अवस्था, प्री स्कूलिंग की अवस्था भी कहा गया है, ठीक है? प्री स्कूलिंग क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे प्री स्कूल में होते हैं, ठीक है? प्राइमरी नर्सरी प्राइमरी कोई प्ले स्कूल हो गया, है ना? इस तरीके से। उसके बाद हमारी चौथी विशेषता है, वो है पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में उत्सुकता अधिक होती है। उत्सुकता मतलब क्यूरियोसिटी उसमें बच्चे में अधिक होती है। इस अवस्था में बच्चों में अपने इर्द-गिर्द की वस्तुएँ, चाहे वे जीवित हो या अजीवित हो, के बारे में जानने की उत्सुकता अधिक रहती है। बच्चे जानना चाहते हैं हमारे पास आस-पास, चाहे वो जीवित हो, मतलब वो उसमें जान हो चाहे नहीं हो, तो वे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके वातावरण में उपस्थित ये सभी वस्तुएँ किस प्रकार की हैं और कैसे कार्य करती हैं और कैसे एक-दूसरे से संबंधित हैं। आदि-आदि। शायद यही कारण है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पूर्व बाल्यावस्था को अन्वेषणात्मक अवस्था कहा है। ठीक है? तो जैसे बच्चा है, अब वो पेड़ के बारे में भी जानेगा, पेड़ में जाना है। कुर्सी के बारे में भी सोचता है, ये क्यों है, क्या मतलब इसका क्या है? और उसको मतलब वो सोचता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसका दिमाग चलता रहता है। खोज खोज एक प्रवृत्ति होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है, क्यों है ये चीज़, है ना? तो ये प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। उसके बाद हमारी जो लास्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, वो है पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अनुकरण मतलब इमिटेशन करना, ठीक है? मतलब जो सामने जो जैसा व्यवहार कर रहा है, उसका हूबहू कॉपी करना। तो इस अवस्था में बच्चों में अपने माता-पिता एवं परिवार के अन्य वयस्कों, जो भी बड़े बड़े होते हैं उसके घर के, उनके व्यवहार व उनके बोलने-चालने के तरीकों की जो बच्चा है, वो नकल उतारने की प्रवृत्ति हम बच्चे में देख सकते हैं कि बच्चा नकल उतारता है। चेरी तथा लेविस 1991 का मत है कि इस अवस्था के जिन बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति अधिक होती है, जो बच्चे ज़्यादा अनुकरण करते हैं, मतलब कॉपी करते हैं अपने परिवार के लोगों के व्यवहार को, उन बच्चों में किशोरावस्था तथा वयस्क अवस्था में आने पर सुझाव ग्रहणशीलता का शील गुण तेजी से विकसित होता है। सुझाव ग्रहणशीलता मतलब उन लोगों को, बच्चे को जब जैसे ही वो किशोर अवस्था में जाता है या वयस्क अवस्था में जाता है, तो सुझाव ग्रहणशीलता, अगर उसको कोई सुझाव मिलता है, तो वो उसको ग्रहण करने की शक्ति उसके अंदर और अच्छे से विकसित होती है, और शील गुण मतलब अच्छे गुण उसके अंदर विकसित होते हैं, ठीक है? तो ये 5 विशेषताएँ थी। एंड